2025 जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रहा है, क्योंकि 2025 में भारत ने चौथी अर्थव्यवस्था होने का जो कि मतलब कहा जाए एक तरह से साबित किया है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है भारत। अगर हम बात करें तो इसके पीछे भारत का जो कि एक तरह से हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस, और वही सर्विस सेक्टर का बढ़ना, और निवेश और जो घरेलू उत्पाद है उसका बढ़ना, ये सारे कारण हैं जो कि भारत की जीडीपी बढ़ी है। अगर हम बात करें तो जापान को पीछे छोड़ करके भारत जो कि चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और ये 2025 भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रहा है। अगर हम बात करें तो ऐसे ही अगर भारत है अर्थव्यवस्था एक तरह से मतलब है ग्रोथ करता रहा, तो भारत जो कि तीसरी भी अर्थव्यवस्था बन सकता है, वो भी जर्मनी को पीछे छोड़ करके। तो भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें देश की जो अर्थव्यवस्था है ये ग्रोथ और मजबूत स्टेबिलिटी दोनों ही साथ लेकर के चल रही है, जिससे क्या हो रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। पहले नियम है जो कि मानती थी भारत, जितने भी अन्य जो बड़ी अर्थव्यवस्था के थे जो देश, उनके नियम मानती थी। जैसे हम बात करें जैसे अमेरिका हो गई या अन्य, परंतु अब क्या हुआ है कि अब भारत खुद नियम बनाती है और उन नियमों को खुद गढ़ती है। तो इस तरह से हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका मतलब ऊंचा उठना, ये भारत देश के लिए सम्मानीय होगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो न्यूज़ क्या है, 2025 में जो कि भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दूसरी तिमाही में महंगाई घट करके 0.71%, 017 हाँ 0.71%। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी भी कम हुई है, और जो कि चार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत बन चुका है, वो भी चौथा मतलब है अर्थव्यवस्था बनी है भारत। तो आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। अन्य भी न्यूज़ें इसी में हमने कवर की है, जो कि अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। तो भारत जो कि 2025 की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अहम रहा, ऐतिहासिक है ये भारत के लिए कि भारत ने जो कि चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा मतलब वर्ष माना गया है। और इस वर्ष में भारत ने ना केवल कहा जाए तो केवल वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में छलांग नहीं मारी है, इससे भारत की अन्य भी जो कि स्तरों में सुधार हुआ। जैसे अगर हम बात करें, महंगाई कम हुई है, बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी ठोस सुधार किए गए हैं। भारत ने चौथी अर्थव्यवस्था हासिल की है, ये तो है, परंतु जो हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम है उन्हें भी सॉल्व किया है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल के तरह से बात करें कि अगर भारत ने चौथी अर्थव्यवस्था पाई है, परंतु अगर क्या हो कि भारत में, ध्यान से समझिएगा कि भारत में क्या है कि जो रोजगार है वो, हाँ तो मैं थी जो भारत है अगर चौथी अर्थव्यवस्था बन जाता है, परंतु रोजगार, जो युवा है उन्हें रोजगार ना मिले, और महंगाई वैसी ही बनी रहे, तो उस चौथी अर्थव्यवस्था का कोई भी फायदा नहीं होगा। परंतु भारत ने क्या किया है कि चौथी अर्थव्यवस्था तो बनी है, परंतु महंगाई को कम किया है, और दूसरी तरफ रोजगार भी लोगों को दिया है, रोजगार पर भी काम किया है। इस वजह से चौथी अर्थव्यवस्था जो कि महत्वपूर्ण है भारत के लिए। वहीं पर हम कुछ अन्य बात करें तो जो भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें ग्रोथ भी हुई है, स्टेबिलिटी भी दोनों साथ लेकर के चली है, वो भी भारत, और भारत की अर्थव्यवस्था इसी पर मजबूत हुई है। तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी की बात हम करें नॉर्मली, तो जो ये दोनों हैं, ये दोनों ही अगर ना हो तो विकास नहीं हो सकता है देश का। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं सबसे पहले, तो ग्रोथ क्या करता है कि मतलब तेज विकास करता है, और देश की विकास में जैसे कि महंगाई को कम करना, या एक तरह से ग्रोथ में हम ये मान सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक सेकेंड, हाँ, ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की बात करें,
सेक्टर की बात करें तो ये इन सारे चीज़ों में जो कि भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है और इसमें ग्रोथ भी किया है। जैसे घरेलू मांग, निवेश, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्टेबिलिटी की बात की, इसमें महंगाई कम हुई है और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की भी कमी आई है। विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है क्योंकि देश में महंगाई कम है। तो क्या होगा, महंगाई जब कम है तो जो विदेशी निवेशक हैं वो भी मतलब कहा जाए तो देश में निवेश करेंगे। और इस तरह देखा जाए तो अगर ये दोनों हैं भारत देश में साथ ग्रोथ करते हैं या ये दोनों ही साथ में रहते हैं तो ये एक तरह से सतत विकास के लिए जरूरी है दोनों होना। तो भारत दोनों इन चीज़ों को लेकर के साथ चल रहा है। इस वजह से भारत की इकोनॉमिक्स भी बढ़ी है। तो भारत के जो बताया जाए महंगाई और जो रोजगार है इससे भी मिला है भारत को, और महंगाई जो कि कम हुई है। तो परिचय आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अब हम बात करते हैं भारत जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। और इसमें क्या हुआ कि 2025 में क्या किया है, भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। जापान को पीछे छोड़ा है। जापान की 4.8 शायद थी, हाँ, ट्रिलियंस, वहीं पर भारत की 4.18 हो गई है। तो जापान को पीछे छोड़ रहा है। वहीं पर कहा जाए तो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का स्थान भारत ने ले लिया है। अगर हम बात करें, अभी भारत के आगे कुछ देश है, जैसे हम अमेरिका है, चीन हो गया, वहीं जर्मनी हो गया, और भारत जो कि चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जीडीपी लगभग जो कि $4 ट्रिलियन के स्तर पर के आसपास पहुंच चुकी है। तो भारत की जो कि जीडीपी की बात करें तो 4 जो कि $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंची है। अब जीडीपी क्या होती है, इसे सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हो, सकल घरेलू उत्पाद, या जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि वे सारी वस्तुएं जोड़ी जाती हैं। जैसे एग्जांपल फॉर, जैसे आप कहीं पर काम करते हो तो आपकी जो इनकम होगी उसे जोड़ा जाएगा। जो उत्पाद होता है, जैसे फैक्ट्रियों में बनते हैं उत्पाद, और जो कृषि होता है, इन सारी चीज़ों को मिला करके जो भी उत्पाद होता है इससे मतलब जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ करके जीडीपी बनती है। वहीं पर हम बात करें जीडीपी पे क्या नहीं जोड़ा जाता, तो जैसे कि आप घरेलू काम जिसमें आय आपको ना मिल रही हो, जैसे आप महिलाओं की बात कर लो, क्योंकि वो घर पर काम करते हैं, उन्हें कोई आय नहीं मिलती, तो इस वजह से वो उनको जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। जैसे आप है किसी को फ्री सेवा दे दो, तो ये सारी चीज़ें जीडीपी में नहीं जोड़ी जाती हैं। तो भारत की 4 ट्रिलियन जो कि डॉलर जीडीपी ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं पर मुख्य कारण अब इसमें क्या है कि $4 ट्रिलियन कैसे पहुंची भारत। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारत का यूं ऊंचे स्तरों पर जाना, तो इसमें मजबूत घरेलू मांग हुई। घरेलू मांग क्या हुई कि भारत में मांग की आप इस तरह से मान सकते हो कि जो भी वस्तुएं भारत देश को चाहिए, या हमारे जो उपभोग, या हम एक तरह से कहें जो व्यक्ति हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इन्हें जो भी चाहिए, तो इसकी मांग जो कि भारत में बढ़ी। वहीं पर सेवा क्षेत्रों की बात करें तो जैसे कि हेल्थ में, फाइनेंशियल या आईटी जैसी मतलब एक तरह से सेवा क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा, जो मतलब शिक्षक होता है वो सेवा जो सेवा दे, ये मतलब है सेक्टर में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि बहुत सारी कंपनियां आकर के भारत में बस जा रही हैं, मतलब आकर के यहाँ पर अपनी कंपनी बसा रही हैं, और वहाँ पर जो कि भारत के जो नागरिक हैं वो जा करके उन सामानों को बनाते हैं, मतलब है जैसे आईफोन हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत आगे बढ़ रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सड़क है, एक सेकेंड, सड़क है, और जैसे कि पुल, और जैसे कि अम, जहाज या अन्य भी चीज़ें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे बिजली उत्पादन, ये सारी चीज़ें, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि भारत का पर सरकारी जो कि निवेश भी बहुत अधिक हो रहा है, तो इस वजह से भारत का जो कि $4 ट्रिलियन होने का यही एक कारण है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ये भी है कि अगर अच्छी सड़क होंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, अच्छी हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ होंगी, तो बाहरी की कंपनियां जो कि भारत की तरफ आकर्षित होंगी, कहेंगे यहाँ पर महंगाई भी कम है, यहाँ पर टैक्स भी कम है, यहाँ पर हर एक चीज़ कम है, तो हम क्या करें कि भारत में आकर के उन कंपनियों को लगाएं। और अगर भारत में आएंगी तो भारत को क्या होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत की इनकम होगी।
अर्थव्यवस्था जो कि बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुख्य कारण हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। वहीं पर मेक इन इंडिया, क्योंकि आप सुन रहे होंगे कभी ना कभी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कहते रहते हैं कि मेक इन इंडिया हम बनाएँगे, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया बनाएँगे भारत को। मतलब ये मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में अंतर आप इस तरह से समझ सकते हो कि मेड इन इंडिया मतलब भारत में ही बना, उत्पाद भी भारत का, भारत के ही लोग बनाते हैं और विदेशों में चलो बेचा गया। वहीं पर जो मेक इन इंडिया होता है कि उत्पाद तो चलो भारत का हो सकता है, या तो फिर उत्पाद भी अन्य देश का होगा, कंपनी भी अन्य देश की होगी, बस उन चीज़ों को, या कहा जाए तो भारत में बनाया जाए, तो वो होगा मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया की ओर जो कि भारत बढ़ रहा है, वहीं आत्मनिर्भर जो कि अभियान भी चलाए गए हैं और इससे बहुत ज़्यादा भारत को फ़ायदा भी हुआ। इसी वजह से जो कि 4th इकोनॉमिक्स बन गई है भारत। अब हम महत्व की बात करते हैं, तो इससे क्या महत्व हुआ है कि जो हमारी भारत की इकोनॉमिक्स है, सॉरी अर्थव्यवस्था है, जो चौथे नंबर पर आ चुकी है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है? तो वैश्विक मंचों की हम बात करते हैं, G20, IMF, जो कि वर्ल्ड बैंक में भारत की आवाज़ मजबूत हुई है। भारत की आवाज़ इस तरह से आप मान सकते हो मजबूत हुई कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक और रणनीतिक मंचों पर भारत की आवाज़ इस वजह से एक तरह से मजबूत हुई है, क्योंकि अब क्या कर रहा है कि भारत नियम पहले मानता था। पहले क्या था नियम मानता था, वो भी ये IMF, विश्व बैंक, क्योंकि इनसे उधार लेना होता था, क्योंकि भारत में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती थी। परंतु अब क्या हो गया है, नियम गढ़ने वाला हो गया है। भारत देश नियम गढ़ने वाला वाला देश बन चुका है भारत। तो इस वजह से भारत की एक मजबूत मतलब बना जा रहा है भारत एक तरह से। और वहीं पर हम बात करें तो जैसे कि भारत एक उभरती जो कि अर्थव्यवस्था के रूप में मतलब उभरा है, वहीं पर बात करें तो जो वैश्विक स्तर पर भारत के जो निर्णय हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो चुके हैं। क्योंकि जब आप ऐसे भी देखो, आप नॉर्मली रहते हो आस-पास, तो आपके सामने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ढंग से नहीं मतलब बोल पाता है, नहीं कोई इतना ज़्यादा मतलब अमीर है, तो आप या कोई भी व्यक्ति हो, तो उससे क्या होगा जी कि आप ज़्यादा उसकी बातों को वैल्यू नहीं दोगे। परंतु वही अगर व्यक्ति अमीर हो जाए और अच्छे से बोले, तो आप उसकी बात को वैल्यू दे मतलब वैल्यू दोगे। तो उसी तरह से भारत की जब अर्थव्यवस्था बहुत कम थी, मतलब एक तरह से मतलब बहुत पीछे थी अर्थव्यवस्था, तो तब ये भारत क्या करता था कि इनके सबके नियम मानता था, इनके नीचे झुक करके रहता था। परंतु अब जब भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तो भारत खुद नियम अपने बनाता है और इनके नियम नहीं मानता है। तो इस तरह से भारत जो कि एक तरह से कहा जाए तो निर्णायक हो चुका है, खुद के निर्णय खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं लेता है। अब हम इसमें देखें तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, अमेरिका जो कि 2750 लाख करोड़ GDP है, वहीं ट्रिलियंस की बात करें तो 30.6, हाँ। वहीं चीन 1743 है, वहीं 19.4। भारत जर्मनी 449 है, वहीं 5 ट्रिलियंस है, और वहीं भारत की 376 है, वहीं 4.18। वहीं पर जापान की है 368, वहीं पर ट्रिलियंस की बात करें तो 4.1 है, हाँ 4.1 ट्रिलियंस डॉलर है। तो वही भारत ने जापान को पीछा छोड़ करके चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। अब हम बात करें दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71 कैसे हुई। दूसरी तिमाही क्या होती है? दूसरी तिमाही आप इस तरह से समझो कि 2025 में 2025 में अप्रैल जून, यहाँ पर अप्रैल लिखा है, अप्रैल, मैंने जून पहले लिख दिया था, जून, हाँ। तो अप्रैल जून में क्या हुआ कि ये दूसरी तिमाही शुरू होती है और इससे ही पता लगाया जाता है कि महंगाई घटी है या बढ़ी है। जैसे हम इसमें बात करते हैं 2025 में दूसरी तिमाही में खुदरा महंगाई जिसे CPI घटकर 0.71% रह गई। आप समझ नहीं आया होगा, परंतु मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। देखो, जो CPI है ये जो कि घट के मतलब है एक तरह से कम हो गई है, और जो कि घटकर 0.71% रह गई है। तो ये आम लोगों द्वारा जो कि खरीदी जाने वाली ये खुदरा महंगाई है ना,
तो ये आम लोगों के द्वारा जो खरीदी जाने वाली वस्तुएं होती है, जैसे आप कपड़ा ले लो, स्वास्थ्य सुविधाएं ले लो, शिक्षा ले लो, ये तो खुदरी वस्तुएं हैं। ये एकदम मतलब कोई एक तरह से मतलब कोई बड़ी मतलब वस्तु नहीं। तो ये खुदरी वस्तु होती है जो आप रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते रहते हो, तो ये खुदरा वस्तुएँ हो गईं। तो इनकी क्या हुआ है कि इनकी महँगाई में बढ़ोतरी नहीं हुई है और कम हुई है। महँगाई पर नियंत्रण किया गया है। तो इस वजह से इसकी जो कि मतलब महँगाई जो कि घट कर के 0.71 पर रह गई। वहीं सीपीआई इसे ही कहा जाता है, ये कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इसमें पता चलता है कि जो भी कंज़्यूम किया जाता है, तो उसका प्राइस कितना है, तो इसके बारे में पता लगाया जाता है। जैसे ईंधन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ या अन्य भी चीज़ें आप मान सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो आप रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हो, इसकी जो कि महँगाई 7.1% तक रह गई। अभी मैं आपको अन्य भी स्तरों पर दिखाती हूँ कि कितनी रह गई है। वहीं पर यह स्तर आर्थिक स्थिरता को मजबूत और संकेत मतलब जो कि आर्थिक स्थिरता का मजबूत संकेत माना जा रहा है कि ये एक तरह से आर्थिक स्थिरता को जो कि मजबूत कर रहा है। और इस तरह से मतलब जो अन्य जो मतलब गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के, उन लोगों के लिए महंगाई कम हुई है और रोजगार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। तो इस वजह से जो महंगाई है ये घटी हुई है। अब महंगाई के कम होने के कारण इसमें क्या है, तो महंगाई के कम होने के कारण अगर हम बात करें तो जो खाद्य वस्तु होती जो हमारे द्वारा मतलब खाई जाती हैं, जैसे हम खाने की वस्तुओं को मान सकते हैं ना, वही खाद्य वस्तु, इनकी कीमतों पर नियंत्रण किया गया, इनमें महंगाई नहीं आई है। और जो आप वस्तुओं को मतलब भोजन के रूप में या जो हाँ इस्तेमाल करते हो, जो खाद्य सामग्री होती हैं, तो ये इनकी महंगाई जो कि नियंत्रित की गई है। बेहतर कृषि उत्पाद और भंडारण, इसमें भी सुधार किया गया है। मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हो जो कृषि उत्पादन होता है, जैसे आप गेहूँ, चावल और अन्य चीज़ें हैं, तो इसमें ना उत्पादन जो होता है उसमें ना एक तरह से कहा जाए तो जो खरीदी जाती है वस्तु या जो भी कृषि उत्पाद को खरीदा जाता है, इसमें मतलब है प्राइस को बढ़ाया गया है। और वहीं भंडारण का मतलब ये है कि इसे स्टॉक के माध्यम से मतलब एकत्रित करके रखा भी गया है, तो भंडारण किया गया है। सप्लाई चेन में और सुधार किया गया है कि सप्लाई चेन आप इस तरह से समझ सकते हो, अन्य देशों के साथ में जो निवेश मतलब निर्यात आयात होता है, ये सप्लाई चेन भी। और आरबीआई की संतुलित जो कि मौद्रिक नीति भी रही है। मौद्रिक नीति इस तरह से रही कि आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा है या जो हाँ मुद्रा बोल सकते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है कि महंगाई मतलब नहीं बढ़ी है। तो महंगाई कम होने के कारण क्या है कि मौद्रिक जो कि नीति एकदम संतुलित रही है। उन्होंने महंगाई को या एक तरह से कहा जाए तो हाँ नहीं बढ़ाया है आरबीआई के द्वारा, और बहुत सारी चीज़ों पर कार्य किया गया है। इस वजह से महंगाई कंट्रोल की गई है और कम की गई है। अब जब महंगाई कम की गई है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? हम जानते हैं महंगाई सबसे ज़्यादा अगर परेशानी देती है तो गरीब लोगों को देती है। तो अगर महँगाई कम होगी तो क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, आम जनता जो मिडल क्लास फ़ैमिली है, वो ना सामानों को और अधिक खरीदेगी, जिससे हम क्रय शक्ति और अधिक बढ़ेगी। वहीं पर गरीब और मध्यम वर्ग का सीधा लाभ होगा और साथ-साथ आर्थिक विकास की गति भी मिलेगी। आर्थिक विकास और अधिक बढ़ेगा क्योंकि लोग और अधिक उत्पादन करेंगे और इस तरह से महँगाई भी मतलब कम होगी, तो लोग है सामानों को अधिक खरीदेंगे और इससे हमारी आर्थिक जो कि विकास ये भी होगा। इकोनॉमिक्स को अर्थव्यवस्था को मतलब प्रॉफ़िट होगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिटेल महँगाई की बात करें तो अब हम महँगाई की बात करते हैं। तो अप्रैल में जो कि 3.16% की महँगाई की दर बढ़ चुकी थी। वहीं मई में 2.82% हुई। वहीं पर जून में क्या हुआ कि 2.10% हुई। वहीं पर जुलाई में 1.61% हुई। अगस्त में क्या हुआ कि 2.07% हुई। वहीं पर सितंबर में देखा गया कि 1.44% हुई। वहीं पर अक्टूबर तक कुल 0.25% रही और नवंबर में 0.71% रह गई। तो महँगाई की दर इस तरह से एक तरह से ऐसे ग्राफ में बनाती हूँ कि जो महँगाई की दर है, वो यहाँ से शुरू हुई थी, धीरे, 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 धीरे। एक सेकंड, ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। महँगाई की दर यहाँ से शुरू हुई थी, ये महँगाई थी, जो कि पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, जो कि आज इतनी रह गई।
तो ये महंगाई की दर ग्राफ आप मान सकते हो, ऐसे गिरावट आई महंगाई में। महंगाई की दर। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी दर में कमी। तो 2025 में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट भी देखने को मिली है। कुछ जो कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये मतलब दर्ज भी किया गया है कि बेरोजगारी कम हुई है। रोजगार के सृजन भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर हो गया इसमें, क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ये बढ़ोतरी हुई है। घरेलू मांग, निवेश, इसमें सब में बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर ये भी देखा गया है कि मतलब बहुत सारी चीज़ों पर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई हैं, जिसके द्वारा क्या हुआ है कि मतलब जो कि देश में रोजगार सृजन हुआ है। अब रोजगार बढ़ने के प्रमुख क्षेत्र वही मैंने सड़क, रेलवे, डिफेंस, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस पर बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है, क्योंकि आप अभी न्यूज़ में देखो तो बहुत सारी चीज़ें जो कि भारत बना रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कहा जाए रोजगार मिल रहा है लोगों को। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत सारी कंपनियां जो कि भारत में आ रही हैं और इससे ना रोजगार भारत के जो नागरिक हैं उन्हें मिल रहा है। स्टार्टअप ऑफ MSEM, जो कि ये तो एक लघु उद्योग या जो कि स्मॉल और ये मीडियम वाले होते हैं ना लघु उद्योग, तो वो बनाए जा रहे हैं। वहीं पर स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप आप इस तरह से मान सकते हो, ये 16 जनवरी, याद रखना डेट, ये थोड़ा सा पूछ सकता है, 2016 में ये शुरू किया गया था। अब इसमें क्या था कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसमें वित्तीय सहायता देती सरकार। अगर आपको स्टार्टअप करना है, नई मतलब कंपनी खोलनी है, कोई बिजनेस करना है, तो आपको 10 करोड़ तक कुल फाइनेंस करती, और टैक्स भी आपको बहुत कम देना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में बहुत लोग बढ़े भी हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम बात करें तो IT टेक की तरफ बढ़े हैं। वहीं पर हेल्थ, एक सेकेंड, हेल्थ हेल्थ की साइड बढ़े हैं। वहीं पर जो एग्रीकल्चर है इसकी तरफ, इस तरह से मतलब बहुत सारे सेक्टरों में लोग गए हैं और स्टार्टअप किया है। तो स्टार्टअप इंडिया जो कि चालू किया गया था वो भी 16 जनवरी और 2016 में, हाँ 16 जनवरी 2016 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारत में प्रॉफिट पहुंचा है। डिजिटल आप देख सकते हो कि AI जैसे थ्रू बहुत ज़्यादा जो कि हरियाणा में जो कि यूनिवर्सिटी भी खुली है और AI पर बहुत ज़्यादा जो कि काम किया जा रहा है। वहीं पर सर्विस सेक्टर ये तो बहुत अधिक बढ़ चुका है। जो अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर जैसे अन्य देशों में भी जो लोग जा कर के सर्विस कर रहे हैं, और भारत में अगर बात करें तो भारत में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में रह करके अन्य देशों के लिए सर्विस कर रही हैं। तो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा भारत बढ़ चुका है। अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ये प्राथमिक जो सेक्टर बोला जाता है वो है इतना है। वहीं पर सेकंड वाला जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर विनिर्माण होता है तो वो थोड़ा सा कम है, परंतु वहीं पर जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है भारत का। तो इस तरह से भारत के जो कि ग्राफ है। फिर अगर हम बात करते हैं सरकारी पहलकदमियाँ, इसमें क्या हुआ है कि भारत को स्किल इंडिया बनाया जा रहा है। लोगों को स्किल सिखाया जा रहा है और स्कूलों में भी ये सारे काम किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी, और भी बहुत सारी कंपनियों के द्वारा स्किल प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। वहीं पर स्टार्टअप इंडिया अभी मैंने आपको बताया था 16 जनवरी 2016 में शुरू किया गया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और इसमें वित्तीय सहायता जो कि सरकार आपको देगी और आप किसी भी सेक्टर में जा करके स्टार्टअप कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। वहीं पर प्रोडक्शन और लिंकेड इंसेंटिव PLI स्कैम मतलब स्कैम। तो PLI क्या होता है आप इससे अब नॉर्मली समझो। तो ये योजना भारत सरकार के द्वारा चालू की गई थी, और इस योजना में क्या था कि औद्योगिक नीति क्या था कि PLI औद्योगिक नीति, हाँ औद्योगिक नीति थी इनकी। और जिससे क्या होगा कि कंपनी अतिरिक्त उत्पाद अगर करेंगे, क्या था कि इसमें अगर कंपनी अतिरिक्त उत्पाद करती है तो उन्हें और प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनको उत्पाद करवाया जाएगा, जिससे भारत देश में जो कि मांग इतनी ज़्यादा है तो उससे मतलब पूरा किया जा सके। वहीं पर वित्तीय प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उद्देश्य क्या था, मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर निर्भरता मतलब है
मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और आयात पर जो निर्भरता थी इसे कम करना और लोगों को रोजगार देना। तो ये इसका काम है। तो ये सरकारी जो कि पहलकदमियाँ शुरू की गई हैं सरकार के द्वारा। वहीं महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को बेहतर करना। मतलब ये है कि जो हमारे देश में 15 से लेकर के 54, हाँ 15 से लेकर के, हाँ नहीं 64 है शायद, हाँ 64 है। तो 15 से लेकर के जो 64 तक कुल जो वर्ष के मतलब जो युवा हैं एक तरह से, उनका श्रम बल बढ़ाना। इससे क्या होगा कि भारत देश जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य सारे सेक्टरों में आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही मतलब देश को आगे बढ़ाएंगे कि युवा माने जाते हैं। तो इस वजह से इनको इनके श्रम बल को बढ़ावा देना, तो महत्व ये है हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में प्रगति। इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मतलब है कि इसका मतलब आप इस तरह से मतलब निकाल सकते हो कि विकास का लाभ हो, मतलब जो विकास हो रहा है भारत का इसमें लाभ हो, और जो समाज में सभी वर्ग हैं उन्हें रोजगार मिले, जैसे कि मिडिल क्लास या गरीब या अन्य महिलाएं, इन लोगों को रोजगार इससे मिले। तो ऐसी दिशा में प्रगति करना है कि जिससे हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक नागरिक को लाभ मिले। जीडीपी नहीं, मतलब इसका ये भी मतलब था कि प्रगति तो हो रही है परंतु जीडीपी को बढ़ाना ही नहीं है, रोजगार और आय वितरण भी लोगों में बराबर हो। आय वितरण किस तरह से? आय वितरण जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, हाँ तो आय वितरण हम एक सेकेंड, आय वितरण इस तरह से समझे कि मान लो कि तीन व्यक्ति हैं, 1 2 और 3 व्यक्ति हैं, और इसमें से एक के पास में है 1000 रुपये, एक के पास में है 100 रुपये और एक के पास में है 20 रुपये। तो इस तरह से मतलब आय वितरण ना हो देश में, तो हर एक व्यक्ति के पास में 1,000 रुपये, 1,000 या थोड़ा बहुत आसपास के लमसम हो। तो इस तरह से मतलब है जितने भी लोग हों उनके पास में समान मतलब आय हो, तो आय वितरण भी सही से हो। मतलब अगर भारत देश की जीडीपी इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी है, ग्रोथ इतनी अर्थव्यवस्था है जो कि ग्रोथ कर चुकी है, परंतु अगर व्यक्ति गरीब ही हो, क्योंकि एक व्यक्ति अमीर हो और बाकी सारे गरीब हो, तो इस तरह से प्रगति नहीं चाहिए देश को। तो इस वजह से जो कि इंक्लूसिव जो कि ग्रोथ होना जरूरी है इस दिशा में। वहीं पर निवेशकों का बड़ा भरोसा और आर्थिक स्थिरता की बात करें तो इसमें जीडीपी ग्रोथ और कम महंगाई और रोजगार वृद्धि से क्या हुआ कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लोग ना भरोसा उनका बढ़ रहा है भारत की तरफ, और जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो कि बहुत महत्वपूर्ण बन रही है भारत की। वहीं पर परिणाम देखने को जो मिला है कि जो एफडीआई है में वृद्धि, जो कि फॉरेन जो कि डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर कुछ कंपनियों की बात करें जैसे एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, टोयोटा हो गई, ये कंपनियां क्या कर रही हैं कि भारत में निवेश कर रही हैं और भारत में आकर के जो का मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा दे रही हैं। वहीं पर इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी देश में व्यवसाय शुरू करना, बंद करना इतना आसान है कि मतलब वहाँ पर कार्य करना बहुत अच्छा मतलब माना जाएगा। मतलब इस तरह से भारत इस चीज़ में सुधार कर रहा है कि अगर कोई कंपनी आती है, यहाँ पर कार्य करती है, उसे चलाती है, मतलब उसको चलाना मतलब कंपनी को, वहीं पर इसे बंद करके चली जाना, तो ये बहुत आसान है। ना कोई मतलब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत, ना किसी या प्रॉब्लम की झंझट की ज़रूरत। तो इस वजह से कंपनियां और भी ज़्यादा निवेश कर रही हैं भारत में। रुपीज़ में स्थिरता देखने को मिल रही है कि जो रुपये है इसमें जो कि मुद्रास्फीति बहुत कम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो कि और हब के रूप में भारत की पहचान भी बढ़ रही है, क्योंकि भारत में बहुत सारी कंपनियां जो कि आकर के यहाँ पर निवेश कर रही हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो कि बढ़ावा मिल रहा है। मेक इन इंडिया की तरफ जो कि भारत बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत जो अगस्त के समय में क्या हुआ था कि ट्रम्प टैरिफ के बाद में भी एक्सपोर्ट में मतलब उछाल देखने को मिली है, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ में क्या हुआ था कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया था 50% का, फिर भी भारत का जो कि जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ता रहा। जैसे ग्लोबल चुनौती के रूप में हमें भारत के एक्सपोर्ट में जो कि टैरिफ देखने को मिला था, और 2025 में जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में जो कि 38.30 बिलियन डॉलर ही रहा है। वहीं पर जो साल की शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी साल की जो जनवरी फरवरी में, तब तो 36.43% मतलब है 3 बिलियन डॉलर था, परंतु धीरे धीरे जो कि टैरिफ लगा फिर भी ये भारत ने एक्सपोर्ट किया, और इससे जो कि 38.13 जो कि
बिलियन डॉलर जो कि कहा जाए एक्सपोर्ट हुआ भारत देश का। वहीं पर सबसे ज़्यादा अगर इस एक्सपोर्ट की बात करें तो ग्रोथ काजू में हुआ। भारत ने 64% जो कि काजू, मरीन जो कि प्रोडक्ट्स जैसे 62%, इंजीनियरिंग जो कि गुड्स की बात करें इसमें 17% की बढ़ोतरी की। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें 8.65% की बढ़ कर के 270 बिलियन डॉलर के आर पार जो कि आसपास जो कि पहुंच गई भारत की जो कि एक्सपोर्ट सिस्टम। वहीं पर भारत के विदेशी मुद्रा की बात करें तो ये 686.2 बिलियन जो कि डॉलर था, मतलब 61 लाख करोड़, जो कि 8 महीने या 11 महीने तक कुल आयात के लिए काफ़ी था। अगर भारत पर किसी भी देश का अगर हमला होता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तब भी भारत 11 महीने तक कुल आयात कर सकता है बिना किसी झंझट के। तो इस तरह से भारत का इस चीज़ में मतलब विदेशी मुद्रा और जो एक्सपोर्ट होना इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। इस वजह से अर्थव्यवस्था जो कि चौथी पहुंच पाई है और जो कि देश में भी बहुत सारी प्रगति हुई। इस वजह से भारत की जो चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वहीं भारत के लिए ये ऐतिहासिक मतलब साल रहा है और जापान को पीछे छोड़ा है इसमें। तो अगर हम बात करें तो जो जापान की भारत की 2025 में अगर नॉमिनल जो कि जीडीपी की बात करें तो ये 4.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी थी और जापान को इन्होंने पीछे छोड़ करके आगे पहुंचे और दुनिया की क्या हुआ कि चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमिक के रूप में भारत उभरा। वहीं पर अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो ईयर के इंड इकोनॉमिक्स रिव्यू में बताई गई। मतलब ये क्या होता है कि ये मतलब लास्ट ईयर में जो लास्ट मंथ होता है उसमें निकाला जाता है इकोनॉमिक और इसके बारे में बताया जाता है। तो इससे पता चला कि भारत की जो कि इकोनॉमिक्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्रोथ इतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था में हुआ है। और रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि वृद्धि घरेलू मांग और मजबूत आर्थिक गतिविधियों की वजह से हुई है। वृद्धि घरेलू मांग की क्या हुई कि जो भारत में मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी और इससे मजबूत आर्थिक गतिविधियां क्या हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अन्य ग्लोबल हब में जो कि भारत बढ़ा। इस वजह से इस तरह की मतलब चौथी इकोनॉमिक्स जो कि बन पाया भारत, हाँ अर्थव्यवस्था बन पाया भारत। राजनीतिक और वैश्विक प्रतिक्रिया की इसमें बात करें तो घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया इसमें क्या रही है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो भारत में जो भारतीय राजनीतिक पारदर्शिता में इस उपलब्धि का जोरदार इस्तेमाल हो रहा है। जोरदार इस्तेमाल इस वजह से हो रहा है कि भारत की जो पारदर्शी के रूप में ये इकोनॉमी या एक तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ी है। वहीं सरकार के विरोधियों का ये कहना है कि ये डेड इकोनॉमिक्स है। मतलब ये है कि भारत में आय वितरण जो कि अलग तरीके से है, मतलब किसी के पास में बहुत अधिक पैसे हैं और किसी के पास में बहुत कम है। तो ये एक तरह से डेड इकोनॉमिक्स है और ये सिर्फ कागजों में लिखी गई है, परंतु रियल ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सरकार का विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है या एक तरह से मतलब ऐसे उनके बयान हैं। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं विरोधी पक्ष के, और वहीं उनके जो विरोधी पक्ष के नहीं है। तो उनके हिसाब से ये जो जोरदार मतलब है, मतलब अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है तो इससे भारत प्रगति कर रहा है। तो इस तरह की मतलब राजनीतिक प्रक्रिया भी आ रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में कुछ जैसे कि विशेषज्ञों का कहना है, जैसे हम एग्जाम्पल फॉर चीन की बात करें तो चीन के विशेषज्ञों का मानना है कि ये संदेह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इतने समय के बाद में अब उभरी है। मतलब अगर हम बात करें तो भारत जो कि 1947 में आज़ाद हुआ था और आज अगर हम बात करें तो 2025 में भारत की इकोनॉमिक्स इतनी ज़्यादा बढ़ी है। तो जो चीन के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि बहुत समय लगा है इन्हें इकोनॉमिक्स या अपने ग्रोथ को बढ़ाने में, मतलब ग्रोथ करने में, मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। इससे इंडिया का उदय भी कुछ इसे मतलब ये भी कह रहा है कि ये इंडिया का उदय है, परंतु कुछ जो ये भी कह रहा है कि जो भारत है इसने बहुत समय लगा दिया वो भी अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक तरह से, हाँ। वहीं पर समग्र विश्लेषण की बात करें तो 2025 में जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में दिखाया गया है कि भारत तेजी से विकसित हो रहा है और जो कि कुछ सालों में विकासशील देशों से विकसित देशों में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो कि तेजी से विकास हो रहा है, बहुत सारी जो कि कंपनियां निवेश कर रही हैं, इससे भारत देश में प्रगति हो रही है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का आंकड़ा भी भारत को मिल चुका है। वहीं पर शक्ति संतुलन बदलाव का संकेत भी देखने को मिला है। वैश्विक स्तर पर जो कि भारत जो कि एक तरह से मजबूत होता गया है। तो इस तरह भारत की जो वैश्विक शक्ति की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, बदलाव भी आए हैं, क्योंकि पहले भारत है अन्य देशों मतलब या हम एक तरह से कहें जो
वित्तीय सहायता देती थी, जैसे कि विश्व बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये क्या करती थी, वित्तीय सहायता भारत को देती थी। तो ये अपने नियम चलाती थी, परंतु अब भारत जो कि चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, इस वजह से भारत की खुद की शक्ति, वैश्विक शक्ति जो कि भारत के पास में है, और वो खुद नियम को बनाएगा और उनको चलाएगा, ना कि किसी दूसरे मतलब एक तरह से देशों के ऊपर निर्भर रहेगा और उनके नियमों को मानेगा। वहीं पर भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो भविष्य में ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि भारत ना चौथी अर्थव्यवस्था बना है, अब ना वो तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा। मतलब जर्मनी को पीछा छोड़ के, अभी तो जापान को पीछा छोड़ा है, अब जर्मनी को पीछा छोड़ करके मतलब पीछे छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। सरकार का ये भी मानना है कि ये कुछ वर्षों में, जैसे कि 2 या 3 साल में, जो कि जर्मनी को पीछा छोड़ देगा और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर जाएगा। वहीं 2030 तक कुल ये कहा गया है कि जीडीपी 7.3 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही। मतलब अगर इसी तरह से प्रगति करता रहा भारत, तो 7.3 ट्रिलियन जो कि पहुंच सकता है भारत। तो भविष्य की संभावनाएं ये हैं, और कुछ और भविष्य की संभावनाएं ये हैं कि जो उच्च मध्यम आय वाला देश बनने का लक्ष्य भी हो चुका है। उच्च मध्यम आय वाला क्या है कि जैसे अगर हम इस समय बात करें, तो अगर भारत देश में एक व्यक्ति की पर जो कि कैपिटा इनकम है वो 1,50,000 के आसपास है, तो भारत ना ऐसी मतलब प्रगति करना चाहता है कि अब हर एक व्यक्ति की आय ना 3-4 लाख के ऊपर हो जाए। तो इस तरह से उच्च माध्यम आय वाला देश बनने का लक्ष्य भी है 2047 तक कुल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल फॉर उसकी अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर जो कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरह से भारत भी चाहता है कि वहाँ भारत की भी जो पर कैपिटा इनकम है ये भी बढ़ जाए। तो सरकार का कहा जा रहा है कि 2047 तक कुल की उच्च माध्यम आय वाला देश बनने का लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी, संरचनात्मक सुधार भी होगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्लोबल हब के रूप में उभरेगा। सामाजिक प्रगति के आधार पर बनाया जा रहा है। समाज को भी प्रगति, आम लोगों को भी मतलब आय के स्रोत दिए जाएंगे, गरीबों के साथ में भी मतलब गरीबों के लिए भी कार्य किए जाएंगे, और महंगाई को कम किया जाएगा, और साथ ही साथ बेरोजगारी को धीरे धीरे कम करके लोगों को स्किल जो कि दिया जाएगा। देश के निर्यात में लगातार सुधार किया जाएगा, आयात को कम किया जाएगा और निर्यात को ज़्यादा किया जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो भारत में आयात बहुत अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम देख लें, कच्चा तेल जो सबसे ज़्यादा आयात होता है। तो इससे अगर देखा जाए तो भारत की जो इनकम है वो बहुत अधिक जाती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भारत 2047 तक कुल क्या करेगा कि 2047 तक कुल वो निर्यात में बहुत ज़्यादा सुधार करेगा। वहीं पर ग्लोबल जो कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो ग्लोबल स्तर पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मतलब कंपनियों या एक तरह संस्थाओं का कहना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ये मतलब अनुमान उनका लगाना है कि ये जो बढ़ी है भारत की अर्थव्यवस्था, तो क्या ये सच में इतनी ज़्यादा बढ़ी है या फिर ये सिर्फ कागजों में कहा जा रहा है। तो जो आईएमएफ है और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा है भारत का विकास दर केवल 6.2 से लेकर के 6.7% तक है, परंतु अगर हम भारत के जो कागजी में देखें तो 8.2% जो कि ग्रोथ हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया गया। वहीं तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर रहा है, इनका ये भी कहना है, परंतु अगर रियल में बात करें तो 6.2 से लेकर के 6.7% तक कुल माना जा रहा है कि इतनी ग्रोथ हो रही है भारत की, वो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा। वहीं पर निष्कर्ष इसका देखें तो 2025 में भारत की आर्थिक उपलब्धियों का मील का पत्थर कहा जा रहा है कि 2025 भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, और ये भारत को प्रगति जो कि करा रहा है। इसमें रोजगार और महंगाई जो कि कम हुई है, और साथ ही साथ भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भी मतलब एक तरह से उभरा है, और भारत वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुकी है, महंगाई भी कम हो चुकी है, और रोजगार में भी मतलब वृद्धि हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे ग्लोबल हबों पर जो कि काम किया जा रहा है, और वैश्विक जो कि सप्लाई चेन पर भी कार्य किया जा रहा है। आयात को कम किया जा रहा है, निर्यात को बढ़ाया जा रहा है। वहीं भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि नेतृत्वकारी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभर रहा है। जैसे कि अन्य जो देश हैं उनसे मतलब एक तरह से मतलब कहे तो संतुलन बैठा रहा है और अपने नियम खुद बना रहा है। तो ये है निष्कर्ष। और आगे अगर हम बात करें तो आगे जो कि भारत है जर्मनी को पीछे 2030 तक कुल क्या होगा कि 2030 तक कुल जर्मनी को पीछे छोड़ने का मतलब एक तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का एक टारगेट है। और वहीं पर 2047 तक कुल
2047 तक कुल भारत ना निर्यात पर निर्भर होना चाहता है, आयात को कम करना चाहता है और कम जो रोज़गार है इससे बहुत ज़्यादा अधिक मतलब हर एक युवा के पास में रोज़गार होना और महँगाई को कम करना, इन ये सारे जो कि टारगेट हैं। वहीं सतत विकास की बात करें तो ये भी एक टारगेट है भारत सरकार का, और सतत विकास जो कि होगा और 2047 तक कुल विकास और 2030 तक कुल पूर्ण रूप से भारत का विकास होगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।